हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल्स, चाहे वो एल्कोहल एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। तो आज हमारा टॉपिक हो गया कि एल्कोहल के अंदर जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो किन कंडीशन में ब्रेक होता है और इससे रिलेटेड रिएक्शन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैंने दो डिफरेंट एल्कोहल्स है हमारे पास, एलिफेटिक एल्कोहल है और एरोमेटिक एल्कोहल है। एलिफेटिक एल्कोहल एल्काइल एल्कोहल हो गया, आरओएच हो गया। इसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CH3CH2OH। तो CH3CH2OH क्या है? इथाइल एल्कोहल है। ये इथाइल एल्कोहल का ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। अगर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो पूरा का पूरा OH ग्रुप लीव करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब ये OH ग्रुप लीव करेगा। तो जब भी आप ध्यान देना बेटा कि एल्कोहल्स में जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH ग्रुप पूरा का पूरा लीव करेगा और OH ग्रुप की जगह कोई नया ग्रुप, OH ग्रुप की जगह, इस OH ग्रुप की जगह ये OH ग्रुप लीव करेगा और उसकी जगह ये X ग्रुप आ जाएगा। अब यह अगर हम एरोमेटिक एल्कोहल की बात करें तो एरोमेटिक एल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पहले नेचर समझनी पड़ेगी हमको, जो हम प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं या आप समझ चुके हो। तो एरोमेटिक एल्कोहल कोई भी हो, जरूरी नहीं है फिनोल, पर मैंने फिनोल का एग्जांपल लिया है। जैसे यहाँ एलिफेटिक एल्कोहल कोई भी हो, जरूरी नहीं है इथाइल एल्कोहल, पर यहाँ इथाइल एल्कोहल के एग्जांपल लिया मैंने। तो कोई भी एरोमेटिक एल्कोहल हो जहां OH डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से बॉन्डेड हो, जहां OH डायरेक्ट एरोमेटिक कार्बन से बॉन्डेड हो, तो वहां पर क्या होता है, OH ग्रुप का प्लस R इफेक्ट होता है। तो OH ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है उसकी वजह से आपने देखा था फिनोल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। तो जो फिनोल का रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो ये रहा। आपको ध्यान है ऐसा कैसा हमने एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में जब हमने क्लोरोबेंजीन पढ़ा था तो मैंने यहाँ Cl लिखा था और Cl पे पार्शियल पॉजिटिव था और दोनों ऑर्थो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और पेरा पर पार्शियल नेगेटिव। तो बिल्कुल यहाँ क्लोरोबेंजीन में Cl था और फिनोल में यहाँ OH है, बाकी तो सब वैसा का वैसा ही है। तो अब क्या हो गया, एरोमेटिक एल्कोहल में जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू प्लस R ग्रुप। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि यहां तो देखो खाली सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ रेड वाला सिंगल बॉन्ड के साथ ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी हाई हो गई, इसीलिए ये वाला OH ग्रुप हार्डली लीव करेगा। तो ये कुछ मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो फिनोल में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटता है, और अगर टूटेगा भी तो ड्रास्टिक कंडीशन में टूटेगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं टूटेगा। हाँ, तो अब हम ये कहेंगे कि जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मेनली एलिफेटिक रिएक्शंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक एल्कोहल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर ये बॉन्ड नहीं टूटता है तो इसका रिएक्शन लिमिटेड है और हमारे सिलेबस में केवल इसका एक ही रिएक्शन है, और वो एक्सेप्शन है एक्चुअल में, कि हम ये बोलते हैं कि फिनोल में ये वाला बॉन्ड यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, लेकिन जब हम जिंक के साथ, ये मैंने एक एक्सेप्शन भी लिख दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब जिंक के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो ZnO निकल के फिनोल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काम आती है, कन्वर्जन में काम आती है। हाउ टू कन्वर्ट फिनोल टू, इस तरह के जब भी कन्वर्जन आते हैं तो हम पहले फिनोल को जिंक से रिएक्ट करा के बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। तो खाली एक ही एक्सेप्शन रिएक्शन है जिसमें ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है,
बाकी अदरवाइज रिएक्शन के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है एरोमेटिक एल्कोहल में, फिनॉल में। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने बोर्ड पे आपको रिवीजन के पर्पज से एक बार लिख के और शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए मैंने। अब हम इसकी रिएक्शंस देखें। तो इसकी जो रिएक्शंस हैं, सबसे पहले जो रिएक्शन आ रही है तो वो देखते हैं अपन, पर मैं एक बार क्लियर कर दूं। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड takes place only in alcohols. Phenol shows this type of reaction only with zinc. ठीक है, तो अब इसका रीजन यही लिखोगे कि फिनॉल के वही फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के उसका हाइब्रिड बनाकर आप लिख दोगे कि फिनॉल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ गई और वो हार्डली लीव करेगा। अब इसका मतलब हमारे लिए जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की रिएक्शंस हुई वो इंपॉर्टेंट कौन सी हो गई, बोर्ड पर्पस और कॉम्पिटिटिव पर्पस से एल्काइल अल्कोहल की, यानी एलिफेटिक अल्कोहल की। अब मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि ROH में ROH पुअर लिविंग ग्रुप है। ROH क्या है? ROH हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। तो पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये डायरेक्ट, जैसे हम KCN से रिएक्शन करें और RCH2CN बन जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि OH पुअर लिविंग ग्रुप है और OH के पुअर लिविंग ग्रुप होने का रीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। तो ये बात क्लियर हो गया कि है ना, अल्कोहल भी डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अल्कोहल में भी डायरेक्ट ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डायरेक्ट नहीं टूटता है, जबकि अल्काइल हैलाइड में आपने देखा था कि जैसे मैं RCH2Cl का KCN से रिएक्शन कराया मैंने, तो मैंने क्या बनाया था, RCH2CN, पर यहां ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन मैंने बताया था कि एल्काइल हैलाइड में एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड ये लीव कर सकते हैं। एल्काइल फ्लोराइड भी हार्डली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्योंकि एल्काइल फ्लोराइड में भी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अल्कोहल में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अल्कोहल डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन अल्कोहल एसिड की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो अब क्वेश्चन ये कि हम यहां NaBr लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि NaBr में Na+Br- न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमाइड आयन इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा। रीजन क्लियर है अभी आपका। लेकिन अगर मैं इसकी जगह Na+ की जगह H ले लूं, यानी HBr ले लिया मैंने, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, RCH2Br + H2O। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जो पहले भी बता चुका हूं मैं, तो थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं मैं। RCH2OH, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो अल्कोहल है, अल्कोहल एक अच्छा लुईस एसिड है। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो यहां पर HBr में H+ और Br-, तो ये जो एसिड है HBr है, इस एसिड HBr का H+, इस एसिड HBr का H+ बेटा अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, क्योंकि अल्कोहल इज गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर, और अल्कोहल अगर गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रोंस्टेड बेस। देखो ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन होता है जो प्रोटॉन देता है, बेस कौन होता है जो प्रोटॉन लेता है। तो अल्कोहल इज अ ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। अल्कोहल ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन कहां से लिया, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन के लोन पेयर से, और ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये प्रोटॉन जुड़ गया, और ये दोनों लोन पेयर थे, ये ब्लू कर दिए मैंने।
तो ये बॉन्ड को भी ब्लू कर दिया, और एक लोन पेयर अभी है इसके पास, लेकिन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए बेटा। जब 2 हाइड्रोजन हो गए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये क्योंकि बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो अपन ऐसे समझ गए। दोनों ये वाला हाइड्रोजन मिटा दिया तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए। तो अब इस एल्कोहल को हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इस एल्कोहल को क्या बोलते हैं? दिस एल्कोहल इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है बेटा, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल में ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्यों बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल? क्योंकि इस एल्कोहल में एक प्रोटॉन एंटर कर गया, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। अब इस केस में ये तो हमारा पुअर लिविंग ग्रुप था, ये तो हमारा पुअर लिविंग ग्रुप था ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। लेकिन अब यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर यह भी बोल सकता हूं कि ये OH यहां स्टेबल भी है, पुअर लिविंग ग्रुप भी है, और साथ में यहां OH स्टेबल है, OH ग्रुप स्टेबल है, और यहां पर ये वाली चीज अनस्टेबल हो गई, ये अनस्टेबल हो गई। अब आपसे कोई पूछे अनस्टेबल क्यों हो गई, तो अब आप लिखोगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो ये अनस्टेबल हो गया, तो इस वजह से ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये OH2 ये हो जाएगा अब गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। अब ये वैसे दुखी हो गया है बेटा, यहां पर ये परेशान है, अब ये हटना चाहता है। यहां पर तो देखो ये OH हटना नहीं चाहता है, पर यहां OH2+ ये वाला हटना चाहता है। अब ये इसके साथ रहना नहीं चाहता, इसका फायदा ये न्यूक्लियोफाइल उठाएगा, इसका फायदा ये ब्रोमाइड आयन उठाएगा। अब ये ब्रोमाइड आयन क्या करेगा, इस अल्फा कार्बन पे पीछे से अटैक कर देगा, मौके का फायदा उठाएगा, SN2 मैकेनिज्म में SN2 मैकेनिज्म होगा। अब ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा कौन सा कार्बन है बेटा, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर ब्रोमाइड आयन ने बैक अटैक किया, SN2 अटैक किया, यानी ब्रोमाइड आयन या इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। और ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है बेटा, ये जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन कैसे करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और कहां इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, कहां से, फ्रॉम Br- का इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रोमाइड आयन का इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कहां से, ब्रोमाइड आयन से। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दिस अल्फा कार्बन ऑफ अल्कोहल act as इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि यहां अब इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ये वाला अल्फा कार्बन, ठीक है, ये वाला अल्फा कार्बन, इस वाले अल्फा कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले अल्फा कार्बन की बात कर रहा हूं। तो ये हटकर, और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, RCH2 Br बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। अब इसमें SN2 वाले सारे कंसेप्ट लग जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा, तो ये लिवो बन जाएगा, ये लिवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो बन जाएगा, वाल्डन इन्वर्शन होगा। ये सारे पॉइंट जो हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़े थे वो सब यहां पर नजर आने लगेंगे। तो इस तरह से ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया, और हमेशा ये SN2 मैकेनिज्म चला। यही अगर टर्सरी एल्कोहल होता बेटा, यही अगर हमारा टर्सरी एल्कोहल होता
यही अगर क्या होता बेटा टर्शरी अल्कोहल होता तो क्या होता। तो टर्शरी अल्कोहल के बारे में देखते हैं अपन। तो टर्शरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, ये OH बिल्कुल सेम रिएक्शन। अब इसमें ये हमारी क्या थी, इसकी स्लो स्टेप थी बेटा, ये वाली, ये हमारी स्लो स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है इसकी कि ब्रोमाइड आयन अटैक कर रहा है। प्रोटोनेशन तो ये प्रोटोनेशन भी फास्ट हो जाता है, लेकिन अब ये इसकी स्लो स्टेप है, ठीक है। और नहीं, एक मिनट सॉरी बेटा, ये जब वो अटैक कर रहा है ये इसकी स्लो स्टेप है। ये इसकी ब्रोमाइड आयन जब अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। मेरे से गलती हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इसकी ये वाली स्टेप है ना, ब्रोमाइड आयन अटैक कर रहा है, ये वाली स्टेप स्लो स्टेप है और ये इसकी ये फास्ट स्टेप है। क्योंकि जब आपको मालूम है जब हमने SN2 पढ़ा था तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है तो वो स्लो स्टेप होती है, पहाड़ पे चढ़ने वाली बात होती है, हिल पे चढ़ने वाली बात होती है, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन स्टेट जब बन रही होती है तो स्लो बनेगी, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी फिर वो फास्ट स्टेट में एंटर करेगा। ध्यान दो। इसी तरह से अब यहाँ HBr, यहाँ HBr में क्या हो जाएगा, यहाँ HBr में वापस वो कोई बात सेम प्रोटोनाइज हो जाएगा अल्कोहल और वापस ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है तो ब्रोमाइड आयन को पीछे से अटैक करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रोमाइड आयन अटैक करे उससे पहले तो ये अपने हाथ खड़े कर देता है, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनियम आयन में। यानी SN1 रिएक्शन में यही तो होता है, स्लो स्टेप के अंदर क्या बन जाता है, कार्बोनियम आयन बन जाता है, स्लो स्टेप के अंदर कार्बोनियम आयन बन जाता है। तो अब ब्रोमाइड आयन यहाँ फास्ट स्टेप में अटैक करता है, ब्रोमाइड आयन यहाँ क्या करता है, ब्रोमाइड आयन यहाँ पर फास्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन पर, जैसे ही कार्बोनियम आयन बन गया तो ब्रोमाइड आयन तो बैठा ही इसके लिए था, ठीक है। और ये फास्ट स्टेप में ब्रोमाइड आयन या फास्ट स्टेप में अटैक करेगा, या ब्रोमाइड आयन स्लो स्टेप में। आपको मालूम है SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में होता है और ये हो गया हमारा SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में होता है। कोई कंफ्यूजन है तो एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में SN1 SN2 वापस देख लो बेटा। अब यहाँ ब्रोमाइड आयन रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, RCBr NBr, ये बन जाएगा। तो अब इन दोनों में से अगर कोई पूछे फास्ट रिएक्शन कौन सी है तो सेकंड है। हमेशा SN1 ज्यादा फास्ट होती है SN2 से। या यूं बोलो कि इसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो टर्सरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो वो जल्दी बनेगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये ध्यान रखो, प्राइमरी अल्कोहल जब ये इस तरह की रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटते हैं, इस तरह की रिएक्शन जिसमें अल्कोहल पहले प्रोटोनेटेड होता है और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ पर पहले अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ और फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट दिया इसने। तो ऐसी सारी रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल सबसे लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, वो अनस्टेबल होता है तो वो बनता नहीं है, तो ब्रोमाइड आयन को जबरदस्ती अटैक करना पड़ता है। और टर्सरी अल्कोहल के अंदर टर्सरी अल्कोहल जैसे प्रोटोनेटेड होता है तो वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल तेजी से टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। मैं एल्काइल हैलाइड से आपको बता रहा हूं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल, टर्सरी रट लो, लेकिन रीजन हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है। क्योंकि इस पे देखो तीनों एल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, ये तीनों के तीनों कौन से ग्रुप हैं, प्लस आई ग्रुप है, ये तीनों के तीनों प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है। तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करेगा। मैंने कहा था ना प्लस प्लस को स्टेबल करेगा, यानी प्लस आई प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये रटवा भी रखा है मैंने, ट्रिक्स भी बता रखी है, कंसेप्ट भी बता रखे हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है, वो हार्डली बनता है, ठीक है। और टर्सरी कार्बोकेटाइन
इजीली बनता है, तो इसीलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन तो तेजी से बन के और रिएक्शन कर जाएगा। और यहाँ पर तो क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, आनाकानी करेगा तो ब्रोमाइड आयन को जबरदस्ती पीछे से अटैक करना पड़ेगा, इसमें बहुत देर हो जाती है, तो रिएक्शन स्लो हो गई। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें जो बहुत, अब हमारे को ये हो गया कि आपके पास कोई भी एल्कोहल आ गया, जो जैसे ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। अब साइक्लोहेक्सेनॉल को मैंने HBr से रिएक्शन कराया तो बिल्कुल क्या बन जाएगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। ये है साइक्लोहेक्सेनॉल और ये हो गया ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। बट अगर मैं इसकी जगह यही रिएक्शन मैंने फिनॉल ले लिया तो फिनॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। मैंने अभी बताया फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको सीधा देखना है, कोई भी एलिफेटिक एल्कोहल हो और अगर HCl HBr और HI से रिएक्शन है तो वो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाकर और एलिफेटिक एल्कोहल कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बना देगा। मैंने आपको ध्यान है, जब मैंने एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन डिस्कस किए थे तो मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि फर्स्ट क्लास को आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन को इग्नोर कर दो क्योंकि उसके कंसेप्ट एल्कोहल में आएंगे। तो ये आ गए बेटा, देखो। तो मैंने क्या कहा, जिस स्टूडेंट में पेशेंस और फेथ है ना, वो हर चीज हम जैसे टीचर से सीख लेता है। अब अगर आप उसी समय जिद करते नहीं हमको तो अभी बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमको एल्कोहल्स के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे उस समय। अब आप देखो बेटा, हम आगे बात करते हैं। अब देखो, अब इसमें आपने क्या देखा, सबसे बड़ी बात यह कि जब तक एल्कोहल प्रोटोनेटेड नहीं होगा, अब ध्यान देना बेटा, जब तक एल्कोहल प्रोटोनेटेड नहीं होगा रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ कौन से एल्कोहल एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं मैं। तो HF, HCl, HBr और HI। तो मैं इसको समझाने का तरीका बदल देता हूं। ये हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है, यानी एल्कोहल कॉमन ले लिया। मैंने एल्कोहल क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। आपने मैकेनिज्म में देखा कि जब तक एल्कोहल प्रोटोनाइज नहीं होगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो मैंने HF, HCl, HBr और HI से रिएक्शन कराया। जैसे अगर ये CH3, अगर ये इथाइल एल्कोहल है तो ये भी इथाइल एल्कोहल है, ये भी इथाइल एल्कोहल है, ये भी इथाइल एल्कोहल है। मैं अगर HF की बात करूं, HCl, HBr और HI, हमने P ब्लॉक में अच्छे से पढ़ रखा है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ यूं बढ़ती है। एसिडिक स्ट्रेंथ यूं इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि सबसे तेजी से H+ आयन कौन दे देगा, HI दे देगा, फिर HBr देगा, फिर HCl और HF तो क्या है, HF इज वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड, बड़ी मुश्किल से रोध होके H देता है, ठीक है, देने की इच्छा ही नहीं है। HF इज द वेरी वीक एसिड। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अब आप खुद ही बता सकते हो कि HF, HCl, HBr, HI कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगा, HI का, क्योंकि HI सबसे पहले H+ देगा तो ये अल्कोहल का प्रोटोनाइजेशन हो जाएगा और ये रिएक्शन स्टार्ट, ठीक है, आगे बढ़ेगी। अब थोड़ी देर बाद, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसका प्रोडक्ट बन जाएगा, सबसे पहले प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3CH2I। फिर थोड़ी देर बाद इसका प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि ये HBr, HI ने जल्दी H+ दिया तो जल्दी प्रोटोनाइज हुआ, जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हुई HBr के कंपैरिजन में। अब HBr ने दिया, फिर रिएक्शन HBr का हुआ, फिर क्या हुआ, HCl ने दिया, ये फिर HCl का रिएक्शन हुआ, इसका रिएक्शन तो होता ही नहीं है,
HF तो चुपचाप हाथ बांध के बैठा रहता है कि मैं नहीं दूंगा H, मैं नहीं दूंगा H प्लस आयन। तो एल्कोहल बेचारा प्रोटोनाइज ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट करेगा। और अगर रिएक्शन में थोड़ा बहुत हीट वीट करते हैं तो प्रोडक्ट की यील्ड बहुत कम मिलती है, ठीक है, क्योंकि HF वीक एसिड है। तो जनरली हम HCl, HBr और HI से एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड बना लेते हैं, यानी इस मेथड से हम एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना पाएंगे। और अगर एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं तो बहुत कम बनते हैं, तो इतनी सिग्निफिकेंट यील्ड मिलती नहीं है हमको, रिएक्शन बहुत स्लो चलती है, तो HF का रिएक्शन अवॉइड होता है यहाँ पर। और यहाँ पर HCl का जो रिएक्शन है वो ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ZnCl2 क्या करता है, ZnCl2 HCl के आयोनाइजेशन को एनहांस कर देता है, HCl के आयोनाइजेशन को फास्ट कर देता है। तो HCl जब ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हम इस रिएक्शन को ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। जब HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हम इसको ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं बेटा। ग्रुप प्रोसेस में क्या होता है, ग्रुप प्रोसेस में जब HCl इन प्रेजेंस ZnCl2 हो, और HCl प्लस ZnCl2 को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। HCl प्लस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, HCl प्लस ZnCl2 को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है ना, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। तो ये ल्यूकास रिएजेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इस रिएजेंट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में लैब के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं, या एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो ल्यूकास रिएजेंट होता है, अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट, ये एक वाटर के अंदर एक सोल्यूबल मिक्सचर बनाते हैं, सोल्यूबल सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मैं अगर बोल रहा हूं सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर मैं ये कह रहा हूं सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसका मतलब वो डिसॉल्व हो रहे हैं तभी सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये देखो, मैं डिस्कस कर रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल को, मैं डिस्कस कर रहा हूं सेकेंडरी अल्कोहल को, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। अब मैं इन सब का ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये एक सोल्यूबल सॉल्यूशन है तीनों का, इन तीनों का एक सोल्यूबल सॉल्यूशन बनता है। ये HCl है बेटा। अब H प्लस Cl माइनस इसको प्रोटोनाइज करेगा और OH हट के Cl आ जाएगा। H प्लस Cl माइनस इसको प्रोटोनाइज करेगा और Cl आ जाएगा। H प्लस Cl माइनस इसको प्रोटोनाइज करेगा और Cl आ जाएगा। मैंने अभी बताया प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोनियम आयन प्राइमरी कार्बोनियम आयन होगा, जो कि अनस्टेबल होगा, तो हार्डली बनेगा या बनेगा ही नहीं। तो क्लोराइड आयन को फिर बैक अटैक करके SN2 मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। SN2 मैकेनिज्म मजबूरी में जाना पड़ता है, जब ग्रुप मानता ही नहीं है कि मैं नहीं हटूंगा, तो ठीक है भाई, अब अटैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पीछे खिसकाने के दो ही तरीके हैं, या तो वो खुद पीछे खिसक जाए या हमको फोर्स लगा के पीछे खिसकाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे चाइना बॉर्डर पे आर्मी या तो अपने आप पीछे खिसक जाए, नहीं खिसकती है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अटैक करके उसको पीछे खिसकाना पड़ेगा। तो जब हम अटैक करके पीछे खिसकाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो SN2 मैकेनिज्म में इसीलिए ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो अटैक करके पीछे खिसका रहे हैं। ये पीछे से मशीन गनी चल रही है, ये देखो आवाज आ रही है ना, तो बॉर्डर से पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, ध्यान दो बेटा। तो ये क्लोराइड आयन यहां अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से और स्लो रिएक्शन हो जाएगा और RCH2Cl बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। अब ये रिएक्शन सबसे स्लो हुआ फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फास्ट हुआ,
थर्ड वाला और फास्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल का होगा। टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन रिएक्शन में, जब वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाकर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एंटर करता है। तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं होती, इसको हीट करना पड़ता है और वार्म करना पड़ता है, और नियरली 30 मिनट तक ये रिएक्शन होती है। अगर हम स्मॉल वार्मिंग रखते हैं तो मतलब हल्का सा वार्म करते हैं तब जाके रिएक्शन स्टार्ट होता है, और 30 मिनट के अराउंड होता है ये रिएक्शन। और सेकेंडरी अल्कोहल का जो रिएक्शन है वो अराउंड 50 मिनट में कंप्लीट होता है, और प्राइमरी अल्कोहल तो इमीडिएटली विदिन 5 मिनट, विदिन 5 मिनट। मतलब कहने का मतलब हो सकता है 1 मिनट में भी हो जाए, 2 मिनट में भी हो जाए, 3 मिनट में भी हो जाए, ठीक है। यानी 5 मिनट से कम टाइम में हो जाता है। अब मैंने क्या कहा, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल। तो जो टर्शियरी अल्कोहल है वो मोर रिएक्टिव हो गया, इसलिए फास्ट रिएक्शन हो गया। अब होता क्या है, बेसिकली क्लोराइड इनसॉल्युबल है। मैंने क्या कहा, ये तो क्या है, सॉल्युबल है। मैंने क्या कहा, ये आपस में सॉल्युबल है, ये आपस में सॉल्युबल है, ये आपस में सॉल्युबल है, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं, सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। ये इनसॉल्युबल होते हैं बेटा, सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। और क्लोराइड व्हाइट कलर के होते हैं। देखो AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, CH3CH2Cl व्हाइट कलर का। तो क्लोराइड्स का जो कलर होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है। ब्रोमाइड्स का लाइट येलो कलर होता है। ब्रोमाइड का क्या होता है, लाइट येलो। आयोडाइड का होता है डार्क येलो। ये हमेशा ध्यान रखना, AgCl क्लोराइड है, यानी जिसमें भी क्लोराइड होगा वो व्हाइट कलर का होगा। इसके अलावा फिर आप देखो AgBr या RBr, ठीक। और तो जैसे ये क्लोराइड व्हाइट कलर के होते हैं, ब्रोमाइड येलो और आयोडाइड डार्क येलो कलर के होते हैं, ठीक है। जैसे आइडोफॉर्म है CHI3 डार्क येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्काइल क्लोराइड्स व्हाइट कलर के, एल्काइल ब्रोमाइड्स लाइट येलो कलर के, एल्काइल आयोडाइड डार्क येलो कलर के, ठीक है। लेकिन ये सब क्लोराइड बने थे, ये सारे व्हाइट कलर के होंगे। ये सारे के सारे कौन से कलर के होंगे, व्हाइट कलर के होंगे। व्हाइट कलर के इनसॉल्युबल मास बनता है। तो एकदम जैसे ये बनने लगते हैं तो व्हाइट टर्बिडिटी दिखने लग जाती है। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, कर्ड मिल्क, छाछ होती है ना, छाछ, वैसा दिखने लग जाता है वो सॉल्यूशन। यानी बीकर के अंदर आपको लगने लग जाएगा कि छाछ बनने लग गई, ये बटर मिल्क बनने लग गया, ठीक है, यानी छाछ बनने लग गई। तो व्हाइट टर्बिडिटी आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है, व्हाइट टर्बिडिटी आने लग जाती है, यानी सॉल्यूशन में व्हाइटनेस दिखने लग जाती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी आती है। तो व्हाइट टर्बिडिटी सबसे तेजी से टर्शियरी अल्कोहल वाले में आएगी। हमारे पास अगर ये देखो बेटा, हमारे पास अगर ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं, इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है। एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है, एक में टर्शियरी अल्कोहल है। लेकिन हमको नहीं मालूम कि किस में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी अल्कोहल है, किस में टर्शियरी अल्कोहल है। तो तीनों में हम एक साथ HCl plus ZnCl2 डाल देंगे। तो अल्कोहल तो लिक्विड होता है, तो उसके अंदर HCl ZnCl2 डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बन जाता है। और जिस टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अल्कोहल होगा, बस उसको हल्का सा शेक करेंगे तो व्हाइट एकदम टेस्ट ट्यूब में छाछ बन जाएगी, ठीक है ना, बटर मिल्क बन जाएगा, मतलब व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। तो हमको मालूम पड़ जाएगा इसमें हो गया टर्शियरी अल्कोहल, तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। फिर थोड़ी देर बाद वेट किया तो एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे व्हाइट टर्बिडिटी डेवलप होने लग गई, वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और अब प्राइमरी अल्कोहल में आई नहीं रही, क्या करें, थोड़ा सा बर्नर पे हीट करके करीब हाफ एन आवर वेट किया, ठीक है, या थोड़ा ज्यादा हीट कर लिया तो थोड़ा जल्दी आ जाएगी। तो जिसमें सबसे लास्ट से और थोड़ा सा वार्म करने पर व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, वो हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो ये मैंने यहां लिख भी रखा है, आप खुद रीड कर लो। अल्कोहल आर सोल्युबल इन, बिल्कुल वो का वो जो पढ़ाया है इसको पोस्ट करके रीड करो बेटा।
फिर आ रहा है बेटा रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड। तो मैं ये रिएक्शन वैसे अभी पढ़ाने का मूड था पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ पीछे वर्क हो रहा है तो उसका डिस्टर्बेंस शायद आ रहा होगा क्लास में, तो इसलिए मैं क्लास अभी स्टॉप कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।